हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस1 क्लासेस में। हम इस वीडियो में बात करेंगे 28 नवंबर 2021 को आयोजित यूपीटेट की परीक्षा में पूछे गए हिंदी के प्रश्न पत्र को। ठीक है। और हालांकि ये परीक्षा पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था, लेकिन फिर भी आने वाले यूपीटेट के एग्ज़ाम के लिए मतलब हमको इस पेपर को करके अवश्य जाना चाहिए। और इससे क्या पता चला, मतलब हमको पता चलेगा कि हाँ, किस टाइप का प्रश्न पिछली बार आए थे, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अंत में आपको वीडियो से कुछ हेल्प मिले, आपको अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न। हालांकि इस पेपर का 31वां प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया था कि मतलब पूछा गया पहला प्रश्न जो था हिंदी का, वो है कि बौना का तत्सम पूछा गया था। ठीक है, मतलब तद्भव तत्सम से आया हुआ यह प्रश्न था। तो बौना का तत्सम क्या है? ऑप्शन है वापन, वपन, तीसरा ऑप्शन है वामन, और चौथा ऑप्शन है बाण। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वामन। बौना का तत्सम क्या होगा? वामन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, हिंदी का दूसरा प्रश्न, और इस वीडियो का दूसरा प्रश्न और पूरे प्रश्न पत्र का 32वां है। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है? ठीक है। तो धूमकेतु का जो पर्यायवाची पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन से आपके पहला ऑप्शन है असुर, और दूसरा ऑप्शन है अग्नि, तीसरा ऑप्शन है अश्व, और चौथा ऑप्शन है आकाश। तो जो धूमकेतु का पर्यायवाची होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अग्नि। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या तीसरा, हालांकि इस पेपर का 33वां प्रश्न। ये क्या था कि निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर प्रश्न संख्या, यहाँ 60 का उत्तर दीजिए। ये गलत लिखा है, 33 का उत्तर देना था आपको। ठीक है। तो पैसेज मतलब गद्यांश जब भी आए तो इसको करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है मेरे हिसाब से, तो आप क्या करेंगे, पहले गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, पहले आप प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आके आप गद्यांश को पढ़ेंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका जो आंसर होगा वो पूरा गद्यांश पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी होता है पहले या दूसरी लाइन में ही आंसर मिल जाता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि पहले गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, पहले प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। पहले प्रश्न पूछा गया है कि मतलब उपर्युक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है? यही एक प्रश्न पूछा ही गया है इस पैसेज से। तो हम पैसेज अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। देखिए, प्रश्न को पढ़ने के बाद गद्यांश पढ़ने का यही फायदा हुआ कि हमको पहले ही लाइन में मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब हम बाकी लाइन को क्यों पढ़ें, उससे मेरा टाइम वेस्ट होगा। हम आगे प्रश्न उस उतने समय में हम कर लेंगे। तो यही फ़ायदा होता है प्रश्न को पढ़ने के बाद पैसेज को पढ़ने का। तो तो हमको आंसर मिल गया है कि आज विज्ञान विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो यही आपसे प्रश्न भी पूछा गया था कि कौन मतलब उपयुक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत शक्ति मतलब अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब पूरा ऑप्शन भी मत पढ़िए, सीधा पहला ऑप्शन हो जाएगा विज्ञान, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कफन कहानी के लेखक हैं। क्या पूछा गया है? कफन कहानी के लेखक हैं। ऑप्शन है आपके प्रेमचंद, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और चौथा ऑप्शन है राजेंद्र वर्मा। तो कफन कहानी के लेखक आप सभी जानते होंगे कि कौन है? प्रेमचंद। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है अलंकार। क्या पूछा गया है? अलंकार। पढ़ते हैं कौन सा, मतलब पंक्तियाँ कौन सी हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंग। तो इसमें क्या है, मतलब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा और विरोधाभास। तो इस जो उपयुक्त पंक्तियाँ दी गई हैं इसमें क्या है? रूपक अलंकार है। ठीक है। उदित उदयगिरि मंच पर लघु रघुवर बाल पतंग। यहाँ देखिए, इसको मतलब रूपक अलंकार को पहचानने का एक तरीका होता है ना, मतलब डैश दिया रहता है, लोचन रिंग के बीच में क्या है? डैश है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि इसमें रूपक अलंकार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 36। इसमें पूछा गया है कि उससे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? तो वाच्य से पूछा गया है क्वेश्चन। ऑप्शन है आपके भाववाच्य, दूसरा ऑप्शन है कर्मवाच्य, तीसरा कर्तृवाच्य, और चौथा कोई नहीं। तो उससे बैठा नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता, उसे खाया नहीं जाता, इन सब में कौन सा वाच्य होता है? भाववाच्य होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें भाव प्रधान होता है। इस प्रकार 36 का
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा भाववाच्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। 37 में पूछा गया है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है। ऑप्शन है आपके संबंध बोधक अव्यय, दूसरा ऑप्शन है क्रिया विशेषण अव्यय, तीसरा ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा ऑप्शन है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो राम धीरे धीरे पढ़ता है मतलब पढ़ने की क्या कर रहा है कि आपको मतलब वो विशेषता बता रहा है ना, धीरे धीरे पढ़ता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, पढ़ना क्रिया हो गया और क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। 38 है कि हिमालय गंगा से निकलती है में किस कारक का प्रयोग किया गया है। मतलब यहाँ कारक पूछा गया है, तो हिमालय गंगा से निकलती है मतलब गंगा हिमालय से अलग हो रही है, तो फिर इस केस में हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अपादान कारक। मतलब ऑप्शन भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप हालांकि पढ़ सकते हैं ऑप्शन। अगला है मतलब कर्ता कर्म और करण, तो इसमें सिंपल अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 39 में कि वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है। तो जो खेलना होता है ना, वह स्पेशल प्रकार की क्रिया होती है और हमेशा सकर्मक के रूप में ही यूज की जाती है। इसलिए 39 का जो प्रश्न मतलब उत्तर होगा वो हो जाएगा सकर्मक। हालांकि ऑप्शन क्या थे, अकर्मक, कृदंत, सकर्मक और संयुक्त क्रिया। तो इसमें संयुक्त नहीं होगा, इसमें होगा सकर्मक क्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर सकर्मक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 है हमारा यहाँ, इसमें भी अलंकार पूछा गया है। और पढ़ते हैं कौन सी पंक्तियाँ हैं कि चमचमात चंचल नयन, बीच घूंघट पर जीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उद्यात युग मीन। तो आप अगर अपने अलंकार अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ एक ट्रिक बताया जाता है कि जनु जानो मनहु मानो, जहाँ भी आ जाता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो प्रक्षा अलंकार। मतलब आपको पूरा पंक्तियाँ भी नहीं पढ़नी थी और ऑप्शंस भी नहीं पढ़ने थे, आप सीधा मानव से मानव वर्ड देख के आप उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते थे। ठीक है, तो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। पूछा गया है कि सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों की देवता किसकी रचना है। मतलब ये सब रचनाएं हैं, तो पूछा है कि किसकी रचना है, किसने रचना की थी। तो ऑप्शन है आपके मोहन राकेश, दूसरा ऑप्शन है नरेश मेहता, तीसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र और चौथा ऑप्शन है धर्मवीर भारती। तो सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता ये सब किसकी रचना है, धर्मवीर भारती जी की हैं। तो इसलिए 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 42। इसमें पूछा गया उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान क्या है। ऑप्शन है दंतोष्ठ, कंठ और कष्ठ लिखा है वैसे, दंत है उसके बाद कंठ तालव्य। तो व का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है दंत ओष्ठ। ठीक है, तो 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 43। इसमें पूछा गया है कि अग्नि का विशेषण क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपके अनि, आग्नेय, अज्ञेय और आग। तो जो अग्नि का विशेषण होगा वो हो जाएगा आग्नेय। इस प्रकार 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। 44 में पूछा गया था कि तेजाब में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन है आपके भाववाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा है समूहवाचक संज्ञा। तो तेजाब क्या है, भाव निकल नहीं रहा है, व्यक्ति का नाम नहीं है और कोई समूह का भी बोध नहीं हो रहा है, तेजाब एक द्रव्य होता है। तो इस प्रकार यहाँ कौन सा संज्ञा हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 44 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45। 45 में पूछा गया है कि नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है। ऑप्शन हैं संप्रदान कारक, दूसरा ऑप्शन है संबंध कारक, तीसरा ऑप्शन है करण कारक और चौथा ऑप्शन है अधिकरण कारक। आप जानते हो कि अधिकरण कारक में क्या होता है, में और पर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ नाव जल में तैरती है तो में आ गया, तो में से क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अधिकरण कारक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46 मीन्स 46। और इसमें पूछा गया है कि संधि विच्छेद पूछा गया है कि महेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, सही संधि विच्छेद। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पहला म प्लस ऐन्द्र, दूसरा ऑप्शन है महा प्लस इंद्र, तीसरा ऑप्शन है मह प्लस इंदर और चौथा ऑप्शन है महा प्लस ईद। तो जो इसका करेक्ट संधि विच्छेद होगा सिंपल महा प्लस इंद्र होगा, वेरी सिंपल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 47। इसमें पूछा गया है कि शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है।
ठीक है। तो ऑप्शन है आपके संपन्नता, दूसरा ऑप्शन है असंभव कार्य, तीसरा ऑप्शन है एक से बढ़ के दूसरा, और चौथा ऑप्शन है नष्ट करना। तो शेर को शवा शेर मतलब क्या होता है, सिंपल एक से बढ़ के दूसरा। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। इसमें पूछा गया है कि खाने की इच्छा के लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन है आपकी लिप्सा, ऑप्शन सेकंड है बुभुक्षा, और ऑप्शन थर्ड है जिगीसा, ऑप्शन चौथा है प्रमेय। तो जो खाने की इच्छा होती है वो उसको बोलते हैं बुभुक्षा। ठीक है, बुभुक्षा। और जो जिगीसा होती है ना, वो जीने की इच्छा को कहते हैं। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बुभुक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 49। इसमें पूछा गया है कि किंडरगार्टन जो शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे, मीन्स कौन से शिक्षण शास्त्री थे जिन्होंने किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति को जन्म दिया। ऑप्शन है आपका कार्लटन वॉसबर्न, दूसरा ऑप्शन है डेकाली, तीसरा ऑप्शन है मैडम मॉन्टेसरी, और चौथा ऑप्शन है फ्रॉबेल। तो आप जानते हैं किंडरगार्टन किसकी पद्धति है, मौर्य मॉन्टेसरी की है। ठीक है, तो इस प्रकार 49 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा गया है कि प्रवर का विलोम शब्द है, प्रवर का। ठीक है, तो प्रवर का जो विलोम शब्द होता है, ऑप्शन है आपके अंतिम, दूसरा ऑप्शन है अवर, तीसरा ऑप्शन है अप्रशस्त, और चौथा ऑप्शन है प्रशस्त। तो प्रवर का जो मतलब विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अवर। ठीक है, प्रवर का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा अवर। 50 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला अगला प्रश्न है न कि ऑप्शन, अगला प्रश्न ये पूछा गया है कि उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है, मीन्स अधिक का पूछा गया है इसमें प्रयोग। तो हालांकि सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों किए जाते हैं, जो कि ऑप्शन में भी है। तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक, और चौथा वाचन। तो यांत्रिक और वाचन तो होगा नहीं, सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों होगा। तो जो यहाँ सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला मतलब अध्यापन प्रक्रिया है वो होता है सामाजिक। ठीक है, इसलिए 51 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52। और अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही होगी और आपको इसको प्रश्न पसंद आ रहे हो तो फिर कृपया वीडियो को लाइक करते चलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्रश्न संख्या 52। इसमें भी क्या पूछा गया है कि मतलब कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उसमें पूछा गया है कि किस कवि की पंक्तियाँ हैं। तो यहाँ कवि जो पंक्तियाँ हैं हम पढ़ देते हैं पहले प्रश्न 52 में कि सूखी, हालांकि यहाँ सूखी नहीं, यहाँ सखी होगा। तो सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया, किस कवि की काव्य पंक्तियाँ हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन हैं आपके, पहला ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा ऑप्शन है कुतुबन, और चौथा ऑप्शन है विद्यापति। तो जो उपयुक्त पंक्तियाँ हैं वो अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है, तो इस प्रकार 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 53। इसमें पूछा गया है कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। ऑप्शन है आपके तुलसीराम, दूसरा ऑप्शन है कमल भारती, तीसरा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और चौथा ऑप्शन है शिवराज सिंह बेचैन। ठीक है, तो जूठन जो आत्मकथा के लेखक हैं वो हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। इसमें पूछा गया है कि मतलब मुहावरा सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शंस आपके हैं धुन लग जाना, दूसरा ऑप्शन है विस्तृत अनुभव होना, तीसरा ऑप्शन है पीछा छुड़ाना, और चौथा ऑप्शन है अच्छी बातें कहकर बहकाना। तो सब्ज बाग दिखाना का मतलब ही होता है कि अच्छी अच्छी बातें करके बहकाना। ठीक है, तो इस प्रकार 54 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55। तो इसमें 55 में पूछा गया है कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है आपके इच्छा बोधक क्रिया, दूसरा ऑप्शन है नाम बोधक क्रिया, तीसरा ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, और चौथा ऑप्शन है सहायक क्रिया। तो इच्छा की नहीं जाएगी, नाम लिया नहीं जाएगा, और सहायक तो होगा नहीं। तो जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न हो जाता है तो वहाँ कौन सी क्रिया होती है, मतलब तो पहली क्रिया को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो इस प्रकार 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 55 पे के बाद 56। इसमें पूछा गया है कि फूले कास सकल मही हाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई।
तो यहाँ भी इन काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, मतलब यहाँ भी अलंकार ही पूछा गया है। तो जनु जानो मनु मानो मनहु, आप जानते हैं उस वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका भी उत्प्रेक्षा ही हो जाएगा 56 का। ऑप्शंस था उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक और दृष्टांत। तो 56 का ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेक्षा अलंकार सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 हो गया, 57। ठीक है, अब 57 हम देखेंगे। 57 में पूछा गया कि घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएगा। ऑप्शंस है आपके भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और एक ऑप्शन है आपका गुणवाचक संज्ञा। कौन सा ऑप्शन है, गुणवाचक संज्ञा। यहाँ देखिए चौथा ऑप्शन। तो घर, पहाड़, नदी ये सब किस के अंतर्गत आएंगे, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार 57 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 58 और इसमें पूछा गया है कि उसने कुछ नहीं खाया में जो कुछ है वो किस सर्वनाम का बोधक है। ऑप्शन है आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम और चौथा ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ जो कुछ वर्ड है ना वो हमेशा मतलब एक निश्चित क्वांटिटी को नहीं मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रश्न की तो कोई बात ही नहीं हो रही, संबंध की वो निजवाचक भी नहीं, निज मतलब अपने के लिए हमेशा होता है, और यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम जरूर है। ठीक है, इस प्रकार 58 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो कुछ है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। इसमें पूछा गया कि निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। ऑप्शन है आपकी व्याकरण शिक्षण प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है खेल शिक्षण प्रणाली, तीसरा है कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली और चौथा ऑप्शन है आपका गद्य लेखन शिक्षण प्रणाली। तो निगमन प्रणाली का प्रयोग किसमें होता है, वो होता है व्याकरण शिक्षण प्रणाली में। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्याकरण शिक्षण प्रणाली। अगला प्रश्न है जो कि हिंदी के पार्ट का लास्ट प्रश्न होता, वो है प्रश्न संख्या 60। इसमें पूछा गया कि आपका जो तत्सम क्या होगा। ऑप्शन है निज, दूसरा ऑप्शन है अपनापन, तीसरा है आत्मा और चौथा ऑप्शन है आत्मजा। तो बहुत लोग आपका लगा दिए होंगे निज, क्योंकि आप मतलब निज, निज का जो होता है वो पर्यायवाची होता है, तत्सम नहीं होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तत्सम क्या है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आत्मा। ठीक है, तो 60 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आत्मा। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही मतलब इम्पोर्टेंट वीडियो को मैं अपलोड करता रहूं बस। और अंत में आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर तो अवश्य करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।